डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन में एरोबिक अनएरोबिक है। रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है, जो भी ग्लूकोज है उसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ग्लूकोज के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी पिकअप करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी और इनसे बन जाएगा एटीपी। अब एटीपी हमारे बॉडी में अवेलेबल है, ये बना हुआ एटीपी अवेलेबल है। जब हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हमें ये इस एनर्जी से डायरेक्टली हमारे काम नहीं होंगे। ये जो एटीपी बना है इसका जो एडेनोसाइन 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट है, तो ये तीसरा फॉस्फेट ब्रेक हो जाएगा और ये जब ब्रेक होगा तो इसको बनने के लिए जो एनर्जी लगी थी 8.40 किलो कैलोरी वो रिलीज होगी, वो हमारे सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए काम आएगी। तो रेस्पिरेशन में ये बनता है, ये बनने के बाद फिर हमारे बॉडी में जब हमें एनर्जी की जरूरत है तो यही यूज करेंगे हम और ये फिर से एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो हम देख रहे थे कि कंबशन और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। तो कंबशन में डायरेक्ट ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाता है, ऑक्सीजन शुरुआत से यूज होगा। कंबशन में एंजाइम की जरूरत नहीं, सेल की जरूरत नहीं, और कंबशन में एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा। कंबशन में जितना भी ऑक्सीडेशन होगा मटेरियल का, लकड़ा जलेगा तो वो सारा के सारा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर है। कंबशन फास्ट प्रोसेस है, रेस्पिरेशन ये स्लो प्रोसेस है, स्टेप वाइज प्रोसेस है। क्या आपको ये समझ रहा है? क्या क्लियर हुआ क्या कि इसमें भी कोई दिक्कत है? अब हम रेस्पिरेशन टॉपिक देख रहे हैं। रेस्पिरेशन के पहले बेसिक थिंग समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन में एटीपी क्या है। एटीपी बनने वाला है। ये एटीपी क्या है? तो एडेनोसाइन। एडेनोसाइन में क्या है? एक्चुअली दो चीजें हैं। एक तो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर जिसको हम राइबोज शुगर भी कहते हैं, और उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस है कॉल्ड एज एडेनिन। एडेनिन ये नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। हम जेनेटिक्स चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस, और ये कौन सा कंपाउंड है? ये प्यूरिन कंपाउंड है। जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे डीएनए बनते वक्त प्यूरिन्स और पेरीमिडिन्स वगैरह वगैरह, तो उसमें एडेनिन जो है ये कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? प्यूरिन है। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना है। तो जब पेंटोज शुगर को एडेनिन ज्वाइन हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे एडेनोसाइन। एडेनोसाइन को एक फॉस्फेट ज्वाइन हुआ तो एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आई? और सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये दोनों फॉस्फेट का हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें ये थर्ड फॉस्फेट काम का है। जब थर्ड फॉस्फेट ब्रेक हो जाएगा तो हमें काफी एनर्जी मिल जाएगी सेल्यूलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। तो ये रेस्पिरेशन में ये बन रहा है एटीपी। बात समझ में आई? एटीपी कैसे बना है? ये है पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर को एक नाइट्रोजनस बेस ज्वाइन हो गया एडेनिन, तो ये हो गई एडेनोसाइन मोनो डाई ट्राइफॉस्फेट। जब ये थर्ड फॉस्फेट रिलीज होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 14 किलो कैलोरी। ये हमें यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसी के लिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा गया है। अब एटीपी फॉर्मेशन जो है वो 3 तरह से होता है। एक तो फोटो फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि एटीपी बन रहा है इसका मतलब फॉस्फेट ऐड हो रहा है एडीपी में। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट जब ऐड होगा, अब वो फॉस्फेट ऐड होने के भी मेथड्स है। बात समझ रहे हैं ना? तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो दैट इज फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो लाइट रिएक्शन में एटीपी बना था, that was with the help of photophosphorylation. So ATP बनने के 3 मेथड्स हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो हमने फोटोसिंथेसिस में देख लिया है, क्या देखा है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन एडीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो साइटोक्रोम B6 F के वहां पे होता है, आपने देखा होगा। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों पे एटीपी बनता है, तो वो फोटोफॉस्फोरिलेशन है। फॉस्फोरिलेशन यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो गया। दूसरा जो एटीपी फॉर्मेशन का मेथड है दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन।
किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी वक्त फॉस्फेट ऐड हो रहा है, किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी वक्त क्या ऐड हो रहा है, फॉस्फेट ऐड हो रहा है, उससे एटीपी बन रहा है, तो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो रहा है? और फिर है सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन में इसको बहुत इंपॉर्टेंस है, सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस। सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस क्या होता है कि सपोज दैट कोई प्रोडक्ट है, कोई रिएक्टेंट है ए रिएक्टेंट से हमें जेड मिलने वाला है। हमारे पास एक कंपाउंड है ए, उससे हमें क्या मिलने वाला है, जेड। बात समझ में आई कि नहीं? ए का ब्रेकडाउन होकर हमें जेड मिलेगा, तो उसके बीच में बी सी डी ई एफ जी कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। तो ये जो बीच वाले प्रोडक्ट है ना, इसे हम बाय प्रोडक्ट भी बोलते हैं, पर इसको बायोलॉजिकली हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या बोलेंगे? तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ ना कुछ बीच में बनेगा, तो वो मेटाबोलाइट्स हो गए। तो मेटाबोलाइट से अगर एटीपी बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस ऑफ एटीपी मैं तो लिखता हूं यहाँ पे, देखो। एटीपी बनने के 3 मेन मेथड है। फोटोफॉस्फोरिलेशन से बनेगा, लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोराइलेशन आप बोलेंगे उसे एक्चुअली। उसके बाद ऑक्सीडेटिव, ये कहाँ पे होंगे हमारे लिए देखने वाले हैं। और ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस में जो बीच में कंपाउंड बने हुए हैं उन कंपाउंड से ही एटीपी बन जाएगा, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस। क्या आपको ये समझ रहा है? क्या हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन का बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं। रेस्पिरेशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो हम समझ रहे हैं, क्या आपको क्लियर हो रहा है? अब हमने कंबशन देख लिया, रेस्पिरेशन देख लिया। अब रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है, एक स्टेप हमने देखी कि एरोबिक और अनएरोबिक में कॉमन स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बराबर है कि नहीं? वो साइटोप्लाज्म में होगी। अगर एरोबिक है, पूरी तरह से कंप्लीट ब्रेकडाउन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में फिर क्रेब्स साइकिल और ईटीएस होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होगा। और अगर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है तो ग्लाइकोलाइसिस में वो स्टेप होके खत्म हो जाएगा, फिर आगे कुछ नहीं होगा। ये क्लियर हुआ क्या? अब रेस्पिरेशन में एक वर्ड है नया भी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? तो रेस्पिरेशन में जिस फूड का ऑक्सीडेशन होने वाला है वही फूड क्या हो गया? जैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, तो ये सारे क्या है? और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मोस्ट अबंडेंट या मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी कौन सा? ग्लूकोज। आपको समझ रहा है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या है? These are the material which are oxidized in the respiration process. रेस्पिरेशन प्रोसेस में जिन मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, उन्हीं को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है और ऑर्गेनिक एसिड, मेनली ये होते हैं। इनका ब्रेकडाउन होगा, यही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स ऐसे काम करेंगे। अब अगर हम प्लांट का सोचें तो प्लांट में ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं बनता। प्लांट में एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का सुक्रोज होता है, ध्यान में रखना है, सुक्रोज। तो प्लांट में जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी तो जो ग्लूकोज बनेगा वो सुक्रोज से बनेगा, ध्यान देना अच्छी तरह से। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, स्टार्च बनेगा या सुक्रोज बनेगा, स्टार्च बनेगा या सुक्रोज बनेगा। तो स्टार्च से भी ग्लूकोज बनेगा फाइनली, और सुक्रोज से भी ग्लूकोज बनेगा, और फिर ग्लाइकोलाइसिस होगी।
ग्लाइकोलाइसिस में सुक्रोज या स्टार्च की डायरेक्ट एंट्री नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस में शुरुआत ग्लूकोज से ही होगी। क्लियर हुआ क्या? पर ये जो ग्लूकोज है ये स्टार्च से मिलेगा या सुक्रोज से मिलेगा, ये ध्यान दो जरा। भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। फूड इज एक्चुअली अवेलेबल और कार्बोहाइड्रेट इज एक्चुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और सुक्रोज। Starch gets converted into glucose. Starch gets converted into glucose with the help of enzyme amylase. Starch is converted into glucose with the help of enzyme amylase. And sucrose is converted into glucose with the help of invertase. Starch से ग्लूकोज बना, कौन से एंजाइम से? अमाइलेज। और सुक्रोज से अगर ग्लूकोज बनाना है तो इन्वर्टेज एंजाइम लगेगा। क्लियर हो रहा है? सुक्रोज से ग्लूकोज भी बन सकता है और उसका आइसोमर, उसकी इमेज फ्रुक्टोज भी बन सकता है। तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दोनों ही हमें ग्लाइकोलाइसिस के लिए चलने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक ही है, आइसोमर्स है, इमेजेस। क्लियर हो रहा है? स्टेटमेंट समझ रहे हैं? रेस्पायरेशन में जब हम प्लांट्स की सोचते हैं तो प्लांट्स में ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? या तो स्टार्च से मिलेगा या तो सुक्रोज से मिलेगा। क्या हमारा लेक्चर ऐसे हो रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है? हर लेक्चर में कमेंट हुए कोई जरूरी चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम थोड़ा इसको सीरियसली लेते हैं। तो स्टार्च से ग्लूकोज मिलेगा अमाइलेज के मदद से और सुक्रोज से ग्लूकोज मिलेगा इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से। ये क्लियर हो रहा है क्या? उसके बाद आपको याद होगा कंडेंसेशन पॉइंट हमने देखा था। कंडेंसेशन इज दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज और उसमें प्लांट एक्चुअली धीरे धीरे मरने लगता है। आपको याद है हमने देखा था कंडेंसेशन पॉइंट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर देयर इज नो नेट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सराउंडिंग एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। और नेट गैसियस एक्सचेंज नहीं होता इसलिए नया मटेरियल बनने में परेशानी हो, तो यूज हो रहा है जो बना हुआ है, तो प्लांट मरने लगेगा। तो कंडेंसेशन पॉइंट लॉन्ग टाइम के लिए रहना अच्छी बात नहीं। ये क्लियर हो गया? सॉरी आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड। कॉम्पेंसेशन पॉइंट, नॉट कंडेंसेशन पॉइंट। कॉम्पेंसेशन पॉइंट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पर नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अगर CO2 का एक्सचेंज नहीं हुआ तो फूड प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा कॉम्पेंसेशन पॉइंट में, और कॉम्पेंसेशन पॉइंट ज्यादा दिन तक अच्छी बात नहीं है। ये क्लियर हो गया? अब एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने क्वांटम रिक्वायरमेंट देख लिया, क्वांटम यील्ड देख लिया। अभी रेस्पायरेटरी कोशेंट, कौन सा वर्ड आ रहा है? रेस्पायरेटरी कोशेंट। ध्यान देना है, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हो गया। अब रेस्पायरेटरी क्या? कोशेंट। रेस्पायरेटरी कोशेंट ये क्या चीज है? हमने रेस्पायरेशन में O2 कंज्यूम किया है, कितना O2 कंज्यूम किया और कितना CO2 हमने बाहर भेजा, ये जो रेशियो है उसे कहते हैं रेस्पायरेटरी कोशेंट। रेस्पायरेटरी कोशेंट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 evolved to the amount of O2 consumed. Respiratory quotient is the ratio of amount of carbon dioxide evolved to the amount of oxygen consumed. क्लियर हो रहा है? अब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है उसकी वैल्यू, सपोज दैट इसको हम x मान लेते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की, तो उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और इसके बीच में भी हो सकती है। सो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के लिए ध्यान रखना है मैडम, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के लिए वैल्यू क्या है? 0 से ज्यादा, 1 से, सो 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू होती है। अगर सपोज दैट हमने O2 कंज्यूम किया पर CO2 इवॉल्व ही नहीं हुआ तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इवॉल्व इज 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, प्लांट तो मर जाएगा। समझ में आई बात? तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0 के लिए हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम एक आखिरी का सोचते हैं कि सपोज दैट, क्लियर हो रहा है क्या, कि O2 हमने कंज्यूम ही नहीं किया, तो O2 कंज्यूम कितना है? हमने कंज्यूम नहीं किया
एनीथिंग अपॉन जीरो, इंफिनिटी ना, एनीथिंग अपॉन जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, पर एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी व्हेन नंबर ऑफ, एक्चुअली इसको आप ले लो नंबर ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ O2 अगर जीरो है, ये कौन से टाइप के रेस्पिरेशन में होता है? एरोबिक या अनएरोबिक? एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसमें हम ऑक्सीजन का यूज ही नहीं कर रहे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड और कंज्यूम्ड आर जीरो, तो डिनोमिनेटर जीरो है, इसलिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना हो गया? तो ये ध्यान में रखना है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना है? इंफिनिटी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम जीरो यूज कर रहे हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, हम अगर सबस्ट्रेट जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या यूज किया? कार्बोहाइड्रेट अगर हम यूज कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा 6 नंबर ऑफ O2, 6 नंबर ऑफ CO2, तो कितना हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू क्या है? इसीलिए कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर हो गया? कार्बोहाइड्रेट सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 है। अगर फैट्स या प्रोटीन लेंगे, फैट्स या प्रोटीन के लिए, फैट्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनके लिए रेस्पिरेशन क्वोशिएंट 0 से ज्यादा और लेस देन 1 है। फैट्स के लिए पर्टिकुलरली 0.7 होता है, और प्रोटीन के लिए पर्टिकुलरली हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है 0.9। इसीलिए ये अच्छे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। इनके ब्रेकडाउन होने के लिए भी ज्यादा तकलीफ है, ये जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होते। ये तो भी ठीक है, ये अगर ब्रेकडाउन होने लगा तो एक्चुअली हमारे सेल को फायदेमंद नहीं है, ये हमारे सेल को किल करता है, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करेगा अमोनिया। बस समझ में आई? तो फैट्स अगर हम एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, तो उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0.7 है, और प्रोटीन का कितना है? 0.9। क्लियर हो रहा है क्या? एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, इसका वो भी देख लेते हैं। एक्चुअली ये एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, और हमें पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझना है, इसलिए हम बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान दे रहे हैं। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, देखो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हमने देख लिया। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज द नंबर ऑफ CO2 इवॉल्व टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, अगर ऑक्सीजन यूज ही नहीं हुआ, अगर CO2 इवॉल्व नहीं होता, कितना हो जाएगा? 0। अगर ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा? यानी ये अनएरोबिक की बात हो गई। ये तो समझो कुछ डिसऑर्डर हो गए, तो ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 नहीं जा रहा, ऐसा कैसे होगा? पर अगर हो गया तो कितना हो जाएगा? 0। अनएरोबिक में इंफिनिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन NO2 कितना है? NO2 यानी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह नहीं है, ये नंबर है, N फॉर नंबर। अदरवाइज आप लोग समझेंगे कि क्या पढ़ा रहे बाबा। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज इक्वल टू 1 बिकॉज 6 CO2 इवॉल्व हो रहे हैं, 6 O2 यूज हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो, और अगर ये फैट है तो वैल्यू कम्स टू बी 0.7, प्रोटीन है तो वैल्यू कम्स टू बी 0. ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और अगर ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है तो ये ग्रेटर देन 1 होता है, ध्यान में रखना। अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो ग्रेटर देन 1 होता है, ये डेंजरस होता है, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है। अब हम उसमें जाना नहीं चाहते कि क्या अच्छी बात नहीं होगी, दैट इज नॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ऑर्गेनिक एसिड जो है उसके लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ग्रेटर देन 1 होगा। एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में फैट्स के लिए। कौन सा फैटी एसिड दिया है? तो ट्रिपल मीथिल, ट्रिपल मीथिल ये फैटी एसिड दिया है। 2 साल पहले इसी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। ट्रिपल मीथिल फैटी एसिड का रिएक्शन दिया हुआ है, टॉइस ऑफ C51H98O6 प्लस 145 ऑक्सीजन लिए हैं, इवॉल्व हुए हैं 102 CO2 प्लस 98 H2O प्लस एनर्जी।
अब यहाँ पे अगर रेस्पिरेटरी, ये आपको लर्न करना है, ये ट्रिपल मेटिंग का फार्मूला भी पूछा जा सकता है अगर एनसीईआरटी में। तो नंबर ऑफ CO2 कितने हैं? 102 है ना। नंबर ऑफ CO2 इवॉल्व 102 है। ऑक्सीजन कितने यूज हुए? एंड इट कम्स टू बी 0.5। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? आपको कुछ समझ नहीं रहा है? पक्का? अब यही है मेंटली नहीं होता है ऐसे। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो गया? हम एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझेंगे। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सीक्वेंशियली। अब फिर से एक बार हम जाते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड। ऑलरेडी हमने ये ले लिया है, हम सिर्फ पढ़ते हैं फिलहाल इसको। क्या है? सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया आर ऑब्लिगेट एरोब्स और ऑब्लिगेट अनएरोब्स आल्सो। ऑब्लिगेट एरोब है तो कंपलसरी ऑक्सीजन लगेगा, अनएरोब है तो कंपलसरी एब्सेंस, फैकल्टेटिव है तो चलेगा या नहीं भी चलेगा। हाँ या ना? पट्टी तो पट्टी तुरंत बस समझ में है कि नहीं? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का ऑलरेडी हमने देख लिया है डिटेल इंट्रोडक्शन। फिर से एक बार पढ़ते हैं सिर्फ उसको। इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑर्गेनिक फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। एरोबिक में ध्यान में रखना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ O2 ऑक्सीजन एंड इट एक्ट एज ए टर्मिनल ऑक्सीडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन लास्ट में होने वाला है। मेन जो ऑक्सीजन का यूज करके ऑक्सीडेशन होगा दैट इज एक्चुअली द लास्ट स्टेप। और इसमें क्या प्रोडक्ट है? इसके प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। एनर्जी रिलीज होगी तो ATP बन जाएगा। इट इज एंजाइमेटिक रिएक्शन, इट इज सेल्यूलर प्रोसेस। और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन 3 स्टेप्स: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन भी आप बोल सकते हैं, ETC या ETS। सो एरोबिक रेस्पिरेशन हमने ऑलरेडी देखा है, ये 3 स्टेप में होगा। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन पाथ पे है, एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा। ग्लाइकोलाइसिस से साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन है, उसमें पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा और बाकी का ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ? ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें कितने ATP मिलेंगे हमारे बॉडी में? 38 ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का। अनएरोबिक का सोचते हैं, अनएरोबिक उल्टा ही लिखना है। डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, नो टर्मिनल ऑक्सीडेशन, partial oxidation of glucose molecule, only 2 ATP molecules are formed. It is also enzymatic, it is also cellular, it occurs in cytoplasm only. It is only cytoplasmic reaction. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई लेना देना नहीं। क्लियर हो गया? अनएरोबिक का शुरुआत समझा। अनएरोबिक के प्रोडक्ट और क्या होते हैं? जैसे उधर CO2 और H2O है, तो यहाँ पे CO2 भी है, इथिल अल्कोहल भी है और लैक्टिक एसिड भी है। इथिल अल्कोहल है और क्या है? इथिल अल्कोहल बड़ा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। लैक्टिक एसिड बड़ा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। क्या एक कार्बन डाइऑक्साइड जैसा है? क्या CO2 एक कार्बन वाला सिंपल मॉलिक्यूल है। तो जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो हमें पूरे CO2 मिलेंगे, पूरे H2O मिलेंगे। पार्शियल ब्रेकडाउन में सारे के सारे CO2 नहीं मिलेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल भी मिलेंगे। जैसे 2 कॉम्प्लेक्स मटेरियल ध्यान में रखना है, इथिल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। क्लियर हो गया क्या? अरे समझे क्या? ये सिर्फ सेल के अंदर है, इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस, किसी ऑर्गेनेल में नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल में नहीं है, इसलिए इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस। और अगर यही अनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिक्विड मीडियम में परफॉर्म करेंगे, जैसे दही बनना, ये दही बनना यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, वो लिक्विड मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन इटसेल्फ इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हुआ? कोई तक दिक्कत, कोई परेशानी?
अब हम चलते हैं डिटेल्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हम डिटेल में देखेंगे। हम रेस्पिरेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस नहीं समझ रहे हैं तो पूछते जाओ। ग्लाइकोलाइसिस ऑलरेडी हमने देखा है। ग्लाइकोलाइसिस इज एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नस पाथवे। इट इज साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन। इट इज कॉमन पाथवे। इट इज कॉमन पाथवे। क्या सारी बातें सही है? समझ रहे हो? साइटोप्लाज्म में होगी कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक। ग्लाइकोलाइसिस में भी क्या क्या होने वाला है पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद उसके रिएक्शंस हम देखेंगे। ये साइटोप्लाज्म में है, ये पूरी तरह से एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन है। और ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 मेन रिएक्शंस है, 10 स्टेप्स है जिसमें ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। तो इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज जो है, ध्यान देना अच्छी तरह से, ग्लूकोज जो है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होके क्या क्या बनना है ध्यान दो। ग्लूकोज ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, हेक्सोज शुगर है। ये ग्लूकोज इज हेक्सोज शुगर, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड या पायरुवेट, पायरुवेट और पायरुविक एसिड, इसमें इसका कन्वर्शन होगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 वाला है, ये 3, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। बराबर है क्या? सो अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई ग्लाइकोलाइसिस क्या है, मैडम आपका ध्यान नहीं है, अब इधर ध्यान दीजिए। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस इज द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल टू फॉर्म 2 molecule of pyruvate या pyruvic acid. It is common to all organisms. It is a common pathway of respiration in all organisms. सभी में पायरुवेट ही बनेगा। क्लियर हुआ क्या? सो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस हम देख रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा और सबसे पहले क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल। पर सिर्फ यही बनेगा क्या? तो नहीं, इसमें बनेंगे एटीपी मॉलिक्यूल भी और इसमें बनेंगे NADH2 मॉलिक्यूल। NADH2 का मतलब है NADH प्लस H+। और ये अब मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी पावर है? रिड्यूसिंग पावर है या ऑक्सीडेटिव पावर है? वेरी गुड, ये रिड्यूसिंग पावर है। और सिम्युलेटरी पावर ATP और NADPH2 ये रिडक्शन करवाता है। और NAD अगर है तो सिर्फ वो क्या है? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएगा। आपका ध्यान नहीं मैडम? पक्का? NADH2 आप जरा ज्यादा सेंटिमेंटल हो गई क्या? होना चाहिए, क्यों नहीं हो जाएगी। NADH2 जो है ये रिड्यूसिंग पावर है, सामने वाले को रिड्यूस करवाएगा। यहाँ पे ये बन रहा है, ये बन रहा है, इसका मतलब किसी का ऑक्सीडेशन होके बना है, इसलिए ऑक्सीडेशन चल रहा है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रही है ना। तो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेंगे, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेंगे। ध्यान देना अच्छी तरह से। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनेंगे। अच्छी तरह से समझेंगे हम इसको। हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेंगे। और ये किससे बनेंगे? तो सीधा आंसर है सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस से कितने एटीपी बने? 4 एटीपी बने। अच्छी तरह से टॉपिक को समझना है। कितने NADH2 बने? अगर ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो स्टेप यहीं पे खत्म हो जाएगी। अनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो स्टेप यहीं पे खत्म होगी। इसकी और एक स्टेप होगी फर्मेंटेशन में, हम वो बाद में देखेंगे। अनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि ये कॉमन पाथवे है। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये पार्शियल ब्रेकडाउन है, इतने एनर्जी से हमें काम नहीं चलेगा। अब आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने तो कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं, मैंने तो 4 लिखे हैं। वो 4 क्यों है और 2 क्यों है वो भी हम आगे समझेंगे। अभी फिलहाल हमें ध्यान में क्या रखना है? ग्लाइकोलाइसिस से हमें ये मिले हैं। अगर आपको किसी ने पूछा कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ तो फाइनल आंसर यही है। क्लियर हुआ? ये फाइनल आंसर यही है। समझ में आई बात? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड
दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 और 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो अगली प्रोसेस होगी किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तो साइटोसोल में हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, अगली प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ध्यान दो अच्छी तरह से। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका पूरा ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये पूरी तरह से ब्रेक होगा क्रेब्स साइकिल में और CO2 और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। CO2 H2 में एक बार कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया? सिंपलर फॉर्म, पूरा ब्रेकडाउन हो गया। और उसी के साथ ATP भी बनेंगे, ATP भी बनेंगे, कुछ NADH2 भी बनेंगे। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की साइकिल लेंगे उसके पहले हम कितने कितने क्या क्या वो पढ़ेंगे, ये भी बनेंगे, ये भी बनेंगे और ये भी बनेंगे। ये किसमें होने वाला है? This will happen in mitochondria, एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप है। उसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन में सारी चीजें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो NADH2 मॉलिक्यूल है ना, ये एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसमें हाई एनर्जी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में NADH2 मॉलिक्यूल, एक NADH2 मॉलिक्यूल 3 ATP बनाएगा। इतना एनर्जी उसमें है, क्योंकि वो जब एनर्जी रिलीज करेगा तो IP पिकअप करेगा और ADP और IP यूनाइट होके क्या बन जाएंगे? तो NADH2, एक NADH2 मॉलिक्यूल से हाउ मेनी ATP आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया? 3 ATP। उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन हम बोलेंगे, तब वो 3 ATP एक NADH2 से बनेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने NADH2 बने? 2 बने। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस से एरोबिक रेस्पिरेशन अगर है तो, क्योंकि अगर एरोबिक नहीं है, अनएरोबिक है, तो इसका कुछ भी नहीं होने वाला। बात समझ में आई? अगर एरोबिक नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है, पर अगर एरोबिक है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक NADH2 मॉलिक्यूल 3 देगा, तो 2 मॉलिक्यूल कितने ATP बनाएगा? तो अब देखो, ध्यान दो अच्छी तरह से। ग्लाइकोलाइसिस से एक्चुअल 4 ATP मॉलिक्यूल डायरेक्ट बन गए। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसके साथ और कितने मिले? 6 मिले, यानी टोटल 10 हो गए। टोटल 10 मिल गए ना? क्या क्या प्रॉब्लम है सर? टोटल 10 कैसे? ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हो रहे से। हमने क्वेश्चन में ध्यान दो अच्छी तरह से। अनएरोबिक, अच्छी तरह से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना। अनएरोबिक और एरोबिक। अगर अनएरोबिक है तो हमें टोटल ATP कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 4 प्रोड्यूस होते, खत्म विषय। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पायरुविक एसिड भी बनेगा। अगर एरोबिक है तो ये 4 तो पहले बन ही गए ना डायरेक्टली, ये तो डायरेक्ट बन गए। पर एरोबिक में किसका फंक्शन होगा और ये कितने ATP बनाएगा? तो एरोबिक में हमें ग्लाइकोलाइसिस से ध्यान देना है। क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड? फाइनल ATP आर प्रोड्यूस्ड इन द विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अनएरोबिक में कितने बनाए? 4। एरोबिक में 4 और 6 10। देखो ध्यान दो अच्छी तरह से। ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट सिंथेसिस कितने ATP का हुआ? 4 का। अब आपका वो 2 का डाउट मैं क्लियर करता हूँ। 4 ATP प्रोड्यूस हो गए ग्लाइकोलाइसिस में। इन 4 में से 2 ATP ये खुद यूज कर लेगा, तो नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ? फिर नेट गेन कितना हुआ ATP का? 2 ही हुआ ना। 4 जो बन रहे ना उसमें से 2 यूज हो गए अंदर। कैसे हो गए हम देखेंगे आगे। 4 में से 2 इसने यूज कर लिए, तो नेट गेन फाइनल ATP हमें कितने मिलने वाले? फिर किससे? किसमें? कॉमन पाथ में। एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, पर अनएरोबिक में आगे बंद हो जाएगा, इसलिए अनएरोबिक में सिर्फ कितने ATP रहते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, हमें नहीं चलेगा। पर एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH2 फंक्शन करेगा। एक NADH2 3 ATP बनाएगा, 2 NADH2 6 ATP बनाएगा। तो अगर किसी ने ऐसा पूछा कि व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो 2 तो यूज हो गए, 2 तो यूज हो गए ना। तो 2 + 6 कितने?
माइटोकॉन्ड्रिया में जाके NADPH का ATP बनते हैं, तो साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं बन सकता? वो क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, वो कहाँ पे बनेगा? बस ये प्रोसेस कहाँ पे होगी NADH2 की? साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस से हमें सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए? 4 में से 2। अगर किसी ने पूछा कि प्रोड्यूस कितने हुए तो आंसर 4 ही देना है। 2 यूज हो गए, इसलिए नेट प्रोडक्शन अगर किसी ने वर्ड यूज किया तो आंसर क्या होगा? 2। रिजल्टेंट एटीपी मॉलिक्यूल कितने रहे? 2 रहे। नेट गेन ऑफ एटीपी सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस, नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस 2 है। अगर सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस पूछा है तो आंसर 4 है। अरे भाई मैं फिर से एक बार ये पूरी तरह से समझाता हूँ, ध्यान दो। कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? पर हमें पता है कि आपको ये समझने में दिक्कत हो रही होगी। हम एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में होगी, ये कॉमन टू बोथ है एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है उसके 2 पाथवे हम ले लेते हैं, एक अनएरोबिक पाथवे ले लेते हैं और एक एरोबिक पाथवे भी ले लेते हैं। अनएरोबिक या एरोबिक दोनों का प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड, एटीपी एंड NADH2। हाँ, इधर भी पायरुविक एसिड बनेगा, NADH2 बनेगा और ATP बनेगा। ध्यान देना। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितने ATP बने? 4 ATP बने। एरोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने? 4 बने, पर 2 यूज हो गए, इसलिए नेट गेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 4 बने थे, 4 में से 2 यूज हो गए, 2 ATP, तो NADH2। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे रेलवे स्टेशन में 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4। चाय लेंगे क्या, चाय लेंगे क्या, चाय लेंगे कैसे? समझ रहे हैं क्या? ग्लाइकोलाइसिस ये कॉमन स्टेप है एरोबिक और अनएरोबिक में, प्रोडक्ट उसके सेम ही है। ये सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस डायरेक्ट है, ये नेट गेन है। 2 यूज हो गए तो नेट गेन इतना रहा ना। आगे अनएरोबिक में इसका कोई रोल नहीं। इसका क्या रोल है देखेंगे बाद। इतना क्लियर हो गया? तो अगर किसी ने पूछा कि ग्लाइकोलाइसिस से, मैडम समझ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है अनएरोबिक में? 2। ये अनएरोबिक की बात खत्म हो गई, पर एरोबिक में नेट गेन 2 नहीं है। एरोबिक में ये भी फंक्शन करेगा, ये तो सबस्ट्रेट लेवल डायरेक्ट हो गया, पर ये आगे हमें कितने एटीपी देने वाला है? 6। तो 6 और 2 नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इन। मुझे लगता है कि अभी आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस मैंने पहले क्या कहा, ये सब साइटोप्लाज्म में हो गया। आगे प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया में। 8 में से 6, 8 में से 2 तो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है ना। 8 में से 6 एक्चुअली हमारा स्टेटमेंट क्या है? देखो ध्यान दो। एरोबिक रेस्पिरेशन में how many ATPs are finally obtained from glycolysis? एरोबिक रेस्पिरेशन में हाउ मेनी एटीपीज आर फाइनली ऑब्टेन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी भी बना है और ये भी बना है ना, पर रेस्पिरेशन कौन सा है? एरोबिक। तो डायरेक्ट बना हुआ 2 है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मेनी एटीपीज आर फाइनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस, तो हम सिर्फ आंसर कितने लिखते हैं? सबस्ट्रेट लेवल से सिर्फ 2 लिखते हैं। पर अगर सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन यूज किया है तो सबस्ट्रेट ही नहीं, हमें सारा यूज करना है। सबस्ट्रेट से 2 बने, एरोबिक में इससे माइटोकॉन्ड्रिया में 6 बने, टोटल कितने बने? 8। अरे समझे क्या? नहीं समझा? मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है? नहीं। कोई न समझने वाली बात है? फिर से एक बार रिकैप करते हैं, क्वेश्चन वाइज पूछते हैं।
कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? आंसर दो आप डायरेक्ट। साइटोप्लाज्म में होता है। क्या ये एरोबिक और अनएरोबिक दोनों में कॉमन है? यस, बराबर है, दोनों में साइटोप्लाज्म में होगा। सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन होता है या पार्शियल? आंसर क्लियर हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये एंड प्रोडक्ट है उसका। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड। उसके साथ क्या बनता है ग्लाइकोलाइसिस में? 4 एटीपी बनेंगे, ये बनेंगे, बराबर। उसमें से 2 एटीपी उसने यूज कर लिए, तो नेट गेन ऑफ एटीपी डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस कितने हैं? 2 है। ये हो गया कॉमन पाथवे का। अब अगर ये एरोबिक है तो NADH2 काम करेगा। पूरा कितने एटीपी बनाएगा? 6। तो अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे, अब अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इन रेस्पिरेशन? इन रेस्पिरेशन पूछा है, यहाँ पे ना एरोबिक पूछा है ना, तो हम सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन कितना है 2 एटीपी लिख के खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि एरोबिक है या अनएरोबिक है। तो ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट एटीपी कितने बने? 4 बने, 2 यूज हो गए, इसलिए नेट गेन 2 हो गए। अच्छी तरह से सब वर्ड समझो। अगर ये अनएरोबिक वर्ड है तो भी आंसर 2 ही है। अगर एरोबिक है तो आंसर बदल जाएगा, तो आंसर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि अनएरोबिक में NADH2 वर्क करेगा, उससे 6 एटीपी बन जाएंगे, तो 6 और 2, तो नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज 8। यही पे क्वेश्चन ट्विस्ट कर देते हैं। नेट गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस बाय सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस। देखो क्रिटिकलनेस समझ में आया क्या वर्डिंग्स का? क्या पूछा है, वर्ड में क्या यूज किया है, उससे ही डिसाइड होगा कि आंसर क्या है। ग्लाइकोलाइसिस क्लियर हो गया? ग्लाइकोलाइसिस फिर से एक बार बता दो, उसके बाद हम रिएक्शंस लिखते हैं। ये 10 रिएक्शंस है टोटल ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की। ग्लूकोज ये ग्लाइकोलाइसिस से साइटोप्लाज्म में होगी, पायरुविक एसिड एटीपी और NADPH2 बनेंगे। अगर अनएरोबिक है तो NADH2 का कुछ काम नहीं है, डायरेक्ट एटीपी हमें मिल जाएंगे। 4 बने हैं, 2 यूज हो गए, 2 नेट गेन है। एरोबिक में NADH2 से 6 बनेंगे, 6 और 2 8 एटीपी हमें मिलेंगे ग्लाइकोलाइसिस से। मैंने आपको कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितने एटीपी मिलते हैं? 38 में से हमने 8 मिला दिए। अब बाकी के सारे जो है 30 वो कहाँ पे मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। क्लियर हुआ? अब हम ग्लाइकोलाइसिस देख रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस को लर्न कैसे करना है? आपको पहले वो चार्ट अच्छी तरह से लर्न करना है। चार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे? चार्ट में काफी चीजें दी हुई है। चार्ट में सबसे पहले आप मेन प्रोडक्ट्स ध्यान में रखेंगे। जैसे ग्लूकोज से सबसे पहले बनेगा, आपको नींद आ रही है भाई जी? हाँ, आपको नींद आ रही? कुछ पान तंबाकू गुटखा वगैरह, बीड़ी वगैरह कुछ। ग्लाइकोलाइसिस से सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ध्यान दो अच्छी तरह से, पहले सुनो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। ये पहली एक्टिवेशन स्टेप है, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनना। पहले हमें प्रोडक्ट ध्यान में रखना है, कैसे बने क्यों बने उसमें जाना ही नहीं है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। 4 प्रोडक्ट आपने ध्यान में ले लिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अब ये पहली एक्टिवेशन स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की, और एक्टिवेशन स्टेप है इसलिए ये एनर्जी यूज करती है, और यहीं पे 2 एटीपी यूज होंगे। जो टोटल प्रोसेस में 4 एटीपी बने हैं ना,
तो ये ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनने की जो प्रक्रिया है, दिस प्रोसेस विल यूटिलाइज टू एटीपी। और ये जो प्रोसेस है, एक्टिवेशन की प्रोसेस है, एनर्जी यानी इस प्रोसेस को गति देना है ना, स्पीड देना है, तो स्पीड देने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको काइनेज एंजाइम कहा जाता है। कौन से? काइनेज। तो इसे काइनेज एंजाइम यहाँ पे यूटिलाइज हो गए। और स्पीड देने की प्रक्रिया में मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैग्नीशियम आयन का भी यहाँ पे यूज होगा। समझ रहे हो क्या? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाय। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट है 6 कार्बन वाला, अब इसको फोड़ेंगे और अब इससे बनाएंगे धाप और पागल। धाप और पागल, DHAP एंड पागल बनेगा। अब याद करो रे, फोटोसिंथेसिस में ऐसे ही हुआ था। तो फोटोसिंथेसिस में जो हुआ था वो ग्लाइकोलाइसिस का ही उल्टा है, इसलिए वो जो रिएक्शन थी ना रिडक्टिव, उसे ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल पाथवे भी कहा करते हैं फोटोसिंथेसिस में। हमने फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल में देखा था 3-PGA 1,3-DiPGA, पागल, DHAP, फिर सिंथेसिस फेज, रिजनरेशन। तो X/6 मॉलिक्यूल एंटर इनटू सिंथेसिस फेज। तो PGA से वो जो पूरी सिंथेसिस फेज है उसे ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल पाथवे बोलते हैं, क्योंकि PGA से हमने ग्लूकोज बनाया, यहाँ पे ग्लूकोज से आगे जाने वाले हैं ना। अरे समझे क्या? तो ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल पाथवे केल्विन साइकिल में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, 4 स्टेप हो गई। उसके बाद ये जो 6 कार्बन है ये 2 में डिवाइड हो गए, 3-3 कार्बन वाले। DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड और ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दोनों जगह फॉस्फेट की पोजीशन 3 है, जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये जो दोनों कंपाउंड है 3-3 कार्बन वाले, ये आइसोमर्स है। These are isomers of each other. They get converted into 1,3-DiPGA. उसमें 1,3-DiPGA से पागल बना था, यहाँ पे पागल से 1,3-DiPGA बना 1,5। अब यहाँ पे 1,3 है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये जो 1,3-DiPGA है उसका PGA बनेगा 3-PGA, 3-PGA का 2-PGA बनेगा, 2-PGA का पेपा बनेगा फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड, और पेपा का बनेगा PA पायरुविक एसिड। देखो मैं फिर से अभी लिखता हूँ इसमें। ग्लूकोज, हमें सबसे पहले ये कंपाउंड लर्न करने, ग्लाइकोलाइसिस लर्न करने का यूट्यूब पे हम देखेंगे तो काफी शॉर्ट ट्रिक वगैरह दिया है, गंगूराम वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ भी फालतू इसमें जाने का नहीं, कौन गंगू तेलियन क्या उसमें पढ़ने का नहीं, सीधा लर्न क्या करने का, कंपाउंड। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, क्लीवेज, क्लीवेज, स्प्लिटिंग ऑफ 6 कार्बन इनटू 3-3 कार्बन, DHAP एंड पागल, उससे बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-DiPGA, 3-PGA, 2-PGA, पेपा, PA। पहले कंपाउंड लर्न करते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाय, ये पहला एक्टिवेशन स्टेप है। अब यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, यानी ATP यूज हुआ है, क्योंकि इसका फॉस्फेट इसको मिला ना, समझे क्या? यहाँ पे 6 फॉस्फेट का बायफॉस्फेट हुआ है, यहाँ पे भी ATP यूज हो गया। तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सीधा नाम में दिख रहा है आपको कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना कैसे? ATP से। यहाँ पे भी ATP यूज हुआ, 2 ATP पहले ही यूज हो गए। ये एक्टिवेशन रिएक्शन है, इसमें हर जगह मैग्नीशियम का यूज होता है, आयंस का, हर जगह Mg2+ का उपयोग है, एवरीवेयर। समझ रहे हैं क्या? और दूसरे एंजाइम से हम और बाद में देखेंगे, एक साथ सारा लर्न नहीं करना है, पहले सबसे पहले कंपाउंड। आपका ध्यान नहीं मैडम? अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका क्लीवेज होगा DHAP एंड PGA, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये दोनों आइसोमर्स है, दोनों आइसोमर्स एक दूसरे में मर्ज होके 1,3-DiPGA बना दिया, और ये 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये 3 कार्बन वाले हैं, एक मॉलिक्यूल
प्रोमोटर। समझ रहे हैं क्या? यहाँ पर भी एंजाइम्स यूज होंगे, कौन से होंगे हम बाद में देखेंगे, पहले कंपाउंड ध्यान में रखेंगे। DHAP पागल 1,3-DiPGA, 1,3-DiPGA से 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर 2PGA, पोजीशन बदलेगी, उसके बाद पेपा फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड, और उसके बाद फाइनली बनेगा पायरुविक एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक स्टेप यहाँ पे एडिशन है ना, सेपरेट होना और ऐड होना, 10 स्टेप टोटल हो गए। पहले स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज सी हुआ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिर यूनाइट होना, फिफ्थ स्टेप, 6 7 8 9 10। समझ रहे हैं क्या? सबसे पहले लर्न क्या किया आपने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, ये पहली स्टेप। फिर फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट से क्या शुरू होगा, क्लीवेज शुरू होगा, ब्रेकडाउन शुरू होगा, स्प्लिटिंग, 6 कार्बन का 3 कार्बन हो जाएगा। फिर DHAP PGL 1,3-DiPGA, 1,3-DiPGA से 3PGA, 2PGA, पेपा P। लर्न करो, मैं आपको पूछूंगा 5 मिनट के बाद, सिर्फ ये कंपाउंड लर्न करो, ये बाकी मत लर्न करो, इसकी कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आप ये कंपाउंड लर्न करो, कोई शॉर्ट ट्रिक में जाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट बोलते आना चाहिए।